हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोरा कागज यूपीएससी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर एमपी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और लास्ट 2 क्लासेस में हमने क्या देखा है, प्री हिस्टोरिक एज, चालकुलिथिक एज हो गया हमारा, है ना, एंड जो वैदिक पीरियड है ना, महाजनपद, ये सारी चीज़ें हमने क्या है कवर कर ली हैं। आई होप सो आपने वो दोनों क्लासेस देख ली हैं। इफ़ आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए और ज़रूर उसे देखिए, ठीक है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर तो हेडिंग से ही समझ में आ रहा है हम क्या करने वाले हैं। हम क्या है सीक्वेंस वाइज चीज़ें कर रहे हैं ना। तो आज का टॉपिक हमारा मौर्य काल ना, हम यहाँ पर मौर्य साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल है वो हम मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि मगध जो कि 16 महाजनपदों में से क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद था, क्योंकि ये सारे एक्सपेक्ट को क्या कवर करता था उस टाइम पे, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, है ना। मतलब चारों तरफ से ये क्या था, ऐसा महाजनपद था जिसमें सारे साम्राज्य क्या करना चाह रहे थे, उसको हासिल करना चाह रहे थे। तो जिसमें से क्या है हमारा मौर्य साम्राज्य है ना, वहाँ पे स्थापित हुआ। तो सबसे पहले कौन, हर्यक वंश आए थे, है ना, कहाँ पर, मगध पर। फिर उसके बाद शिशुनाग आए, नंद वंश आए, नंद वंश के बाद आया क्या हमारा, मौर्य वंश आया। ठीक है, मौर्य वंश के बाद भी और भी वंश आए हैं, जैसे सुंग हो गया, कर्ण हो गया, सातवाहन हो गए। तो ये भी क्या है, वंशों ने क्या है शासन किया था मगध पर। अब हमने जैसे कि देखा कि नंद वंश के बाद आया हमारा मौर्य वंश। तो हम नंद वंश थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मौर्य वंश उसी के बाद आया है। तो जो नंद वंश थे ना, इसके जो संस्थापक रहे हैं वो थे हमारे महापद्मनंद, और जो लास्ट रूलर था वो था घनानंद। ठीक है, तो जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने ही जो है घनानंद को क्या है हराया था, पराजित किया था, और उसी के बाद क्या है मगध पर नया वंश स्थापित हुआ, वो रहा मौर्य वंश था। ठीक है, तो इतना इतना सा मैंने बता दिया आपको नंद वंश के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घनानंद को किसने पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो फिर स्थापना भी कौन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य ही करेंगे। ठीक है, तो जो इनकी हेल्प करी थी वो करी थी चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी ये नाम भी देखने मिलते हैं। तो इन्होंने घनानंद को हराने में क्या करा था, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। और यही जो चाणक्य थे ना, बाद में ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है, ये प्रधानमंत्री बने थे। और इनकी बुक भी हमने, बहुत फेमस बुक है अर्थशास्त्र, है ना, इसका संबंध किससे है, राजनीति से है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो अब चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये मगध पर ना इन्होंने की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले उन्हें ही पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इनके बारे में और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आई होप सो आपने वो हिस्ट्री में तो किया ही होगा कवर, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिकॉल करा देते हैं चीज़ें। बाद में हम और भी डिटेल्ड पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, इनको जस्टिन ने क्या कहा है, सेंड्रोकोटस कहा था। ठीक है, किन्होंने, जस्टिन ने कहा था। और इसकी जो पहचान है वो की थी कि विलियम जोन्स ने बोला कि हाँ ये चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा है इन्होंने। ठीक है, तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और जो विशाख दत्त हैं उनकी एक रचना है मुद्रा राक्षस। तो उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उनके लिए ना ब्रशल शब्द का भी क्या है यूज़ किया गया। ब्रशल का मीनिंग होता है निम्न कुल में उत्पन्न। ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ें याद रखना है। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, वो जैनिज्म को फॉलो करते थे। क्लियर। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, हमें पता है कि जैनिज्म को फॉलो करते थे, तो इनके जैनी गुरु थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु से ही इन्होंने क्या है, जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, तो आई होप से ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए यहाँ मैं आपको बताते चल रही हूँ। एक नाम देखने को मिलता है मैगस्थनीज, इनकी एक फेमस बुक भी है इंडिका, है ना, आप सबने पढ़ी होगी, मतलब पता होगा इसके बारे में। तो ये थे ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आए थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ये किनके दरबार में आए थे, किस शासक के, तो इसलिए बता रहे हैं। तो जो मैगस्थनीज थे ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, और ये जो थे सेल्यूकस निकेटर के क्या थे, राजदूत थे, है ना। अब यहाँ पर मैगस्थनीज आया है, तो उनके बारे में बुक तो बता दी कि इंडिका थी इनकी एक बुक, और ये इनके दरबार में रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इन्होंने क्या किया था, जो मैगस्थनीज थे, इन्होंने जो भारतीय समाज है ना उनको 7 वर्गों में विभाजित किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 7 कौन कौन से वर्ग थे, तो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। ठीक है, तो इतना आपको मैगस्थनीज के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं फिर से हम चंद्रगुप्त मौर्य पर। तो जैसे हमें पता है कि ये क्या थे, जैन धर्म को मानते थे, है ना। जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 298 ईसा पूर्व में, कहाँ, श्रवण बेलगोला, जो कि
कर्नाटका में है, वहाँ पे उपवास मतलब फास्टिंग कर रहे थे, उसके ड्यूरिंग इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य का। अब हम देखते हैं एमपी के पर्सपेक्टिव से। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, इन्होंने मालवा और जो सौराष्ट्र पर क्या किया था, विजय प्राप्त करके इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय, जो कि पहले ही मैंने बताया आपको, भद्रबाहु जो कि इनके कौन थे, गुरु थे, जहाँ जिनसे इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, उनके साथ श्रवण बेलगोला में जाते समय क्या है, मध्य प्रदेश के से क्या है, ये होकर गुजरे थे, उज्जैन से गए थे, उज्जैन वाले रूट से। तो ये हमें जैन ग्रंथों से पता चलता है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, हमने एक्स्ट्रा डिटेल्ड और चीज़ें बताई हैं, तो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए हमारे बिंदुसार। इन्हें अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अमित्र घात का अर्थ है, मतलब है शत्रु विनाशक। ठीक है, ये है। तो जो बिंदुसार थे, ये अजीबक संप्रदाय के क्या थे, अनुयायी थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो बिंदुसार जिनको अमित्र घात भी कहा जाता था, तो इनके बेटे थे कौन, अशोक। तो इन्होंने अपने पुत्र को, अशोक को, अवंती उज्जैनी का क्या है, राज्यपाल प्रांतिपति नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्या है, याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बिंदुसार के बाद आते हैं सम्राट अशोक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनके बारे में हमें, क्योंकि इनका जो संबंध था ना, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से ही रहा है ज़्यादातर, क्योंकि इनके पिताजी ने इनको कहाँ, अवंती का राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, और उनके बाद ये क्या है, मगध के सम्राट भी बने। ये क्वेश्चन भी आता है कि मगध का सम्राट बनने से पूर्व अशोक ने कहाँ शासन किया था। तो उन्होंने लगभग 11 वर्षों तक कहाँ, अवंती उज्जैन के क्या रहे थे, राज्यपाल या प्रांतिपति थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहीं से रहकर उन्होंने अपने जो प्रशासनिक और सैन्य कौशल मतलब इम्प्रूव किया था। फिर क्या है, जो इनका विवाह हुआ था, वो महारानी देवी, इनको महादेवी बोलते हैं, उनसे भी हुआ था। जब ये जो अशोक थे, ये उज्जैन के राज्यपाल थे, तब वहाँ से वो मतलब गुजर रहे थे, तो पास में बड़ा विदिशा, मतलब जो विदिशा का पूरा नाम भेलसा है, ये भी याद रखना है। तो वहाँ पे एक श्रेष्ठ व्यापारी थे, उनकी पुत्री थी देवी, जिनको कुमार देवी भी कहा है, उनसे इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। अब कुमार देवी और जो अशोक थे, उन्हीं की दो संतान थी, महेंद्र और संघमित्रा। कौन थी, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र पुत्र थे और संघमित्रा क्या थी, पुत्री थी। तो जो अशोक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया था, अपने पुत्र महेंद्र और जो पुत्री संघमित्रा थी, उनको कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। तो ये भी आपको याद रखना है। श्रीलंका में कहाँ, सिंहल द्वीप। ठीक है, आपको द्वीप भी याद रखना है। और बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अकॉर्डिंग जो अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का क्या है, निर्माण किया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश के अनुसार जो अशोक थे, उन्होंने विदिशा में अपनी पत्नी के लिए एक विशाल विहार का निर्माण भी कराया था, जिसे उज्जैनी विहार या वैश्य टेकरी कहा जाता है। तो आपको ये वैश्य टेकरी भी याद रखना है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि भारत में शिलालेख का जो इंस्क्रिप्शंस थे, उनका जो प्रचलन है, वो सर्वप्रथम किसने कराया था, अशोक ने किया था। किन्होंने किया था, अशोक ने किया था। और अशोक के जो शिलालेख थे, उनकी जो खोज है 1750 में पादरटी फैंथलर ने की थी। तो ये भी याद रखना। और बोला जाता है कि जो उनकी संख्या है वो कितनी है, 14 है। कितनी, 14। ठीक है, ये है। और जो अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले जिनको सफलता मिली, जिन्होंने पढ़ा 1837 में थे, वो जेम्स प्रिसेप। तो आपको पादरेटी फैंथलर, इन्होंने इनके शिलालेख की खोज की थी। और सबसे पहले जो अभिलेख पढ़े थे, किन्होंने पढ़े थे, जेम्स प्रिसेप ने 1837 में पढ़े थे। तो ये दोनों नाम भी, पादरेटी फैंथलर एंड जेम्स प्रिसेप, इन दो नामों को भी आपको याद रखना है, किस किसने क्या किया है। ठीक है, अब अशोक के जो स्तंभ लेखों की संख्या है ना, वो कितनी है, 7 है, जो केवल किसमें, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, क्लियर। अब इनके हम सिर्फ नेम बस बता देंगे, बाकी हम जब इंडियन हिस्ट्री करेंगे वहाँ पे हम इनकी पूरा क्या करेंगे, डिटेल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 7 स्तंभ कौन कौन से थे, प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, है ना। तो ये क्या थे, इनके स्तंभ लेख थे, है ना। अब जो कौशाम्बी अभिलेख था ना, उनको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो अशोक का 7वां अभिलेख है ना, वो सबसे लंबा था। और जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है, वो क्या है, रुम्मी देई है। तो ये भी आपको याद रखना। जो अशोक के शासनकाल में, मतलब उनके टाइम में जो मौर्य साम्राज्य था, वो उसमें जो प्रांतों की संख्या थी, वो कितनी थी, 5 थी। ठीक है, और जो प्रांत थे, उनको चक्र कहा जाता था। और जो प्रांतों के प्रशासक थे, उनको कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक वो कहलाते थे। तो ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे, क्योंकि आपके क्या है, माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो अशोक के बारे में देखे। अशोक के बाद ना
मतलब बोले और भी शासक आए, लेकिन बोलते हैं जो अंतिम शासक था वो थे बृहदत्त थे, जिनकी हत्या जो है कि सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और इसके बाद ही मगध पर क्या आ गया, शुंग वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार क्या था, मौर्य जो साम्राज्य था उसका अंत हो गया था। अब हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में प्राप्त मौर्यकालीन प्रमुख अभिलेख। अब जो सम्राट अशोक थे ना, वो बौद्ध धर्म के क्या है प्रचार और राज्य की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कई शिलालेख और स्तंभों के क्या है लेख उत्कीर्ण करवाए थे, है ना। जैसे मध्य प्रदेश से अशोक के कई माइनर रॉक एडिक्ट प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या है बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिसमें हमने अभिलेख का नाम बताया है, कहाँ से मिला है और उसके क्या है फीचर्स बताए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक फैक्ट और बताना चाहती हूँ कि जैसे हमें पता है कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे वो कौन, अशोक। तो लेकिन अशोक पहले ना वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। किसके, ब्राह्मण धर्म के। फिर जो कल्हण है उनकी एक रचना है क्या, राजतरंगिणी, उससे पता चलता है कि वह किसको, शैव धर्म के उपासक थे। फिर निर्ग्रोध के प्रवचन सुनकर उन्होंने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और उन्होंने किससे दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, तो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे, तो उनसे अशोक ने क्या है बौद्ध धर्म की क्या ली थी, दीक्षा ली थी। तो ये थोड़ा सा आपको चीज़ें याद रखना है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। इसलिए आपकी सारी चीज़ें पता होना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है गुर्जरा लघु शिलालेख। तो कहाँ से मिला ये, दतिया। दतिया का पुराना नाम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दिलीप नगर। ठीक है, तो याद रखना है। तो यह भारत के उन मात्र 4 अभिलेखों में से एक है जिसमें अशोक का वास्तविक नाम क्या मिलता है, अशोक रूप से स्पष्ट रूप से अशोक लिखा गया है। इसमें उन्हें क्या है, देव नाम प्रिय प्रियदासी राजा अशोक कहा गया है। तो ये गुर्जरा लघु शिलालेख याद रखना है इसके बारे में, कहाँ से मिला, दतिया से। अब रूपनाथ लघु शिलालेख, रूपनाथ लघु शिलालेख तो कहाँ से, कटनी बहुरूबंद तहसील। ठीक है, तो ये जो था ना कैमूर पहाड़ियों में स्थित एक शिव मंदिर के पास है। यहाँ से 3 कुंड, राम सीता लक्ष्मण कुंड मिले हैं। इसमें बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की आस्था का वर्णन है। देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, एमपीएसपी एमपीपीएससी ये डाला है हम लोग ने इसमें, तो उसमें पूछे गए, इसलिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको पढ़ना है। फिर आता है पान गुड़ाड़िया अभिलेख। तो ये सीहोर जो कि से मिला है, बुधनी के पास से। तो यहाँ से प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम पियदासी नाम राजकुमार, महाराज कुमार मिलता है, जो यह प्रमाणित करता है कि वह यहाँ का क्या थे, राज्यपाल था। यह बौद्ध विहारों के अवशेष, यहाँ से क्या है, जो बौद्ध विहारों के अवशेष भी मिले हैं। फिर आते सारो मारो अभिलेख, कहाँ, शहडोल। कुछ भाग इसका क्या है, सीहोर में भी माना जाता है। तो यह भी एक लघु शिलालेख है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ की गुफाओं में अशोक ने अपने वनवास, जब उन्होंने यात्रा करी थी, का कुछ समय बिताया था। ठीक है, सांची का संघ भेद अभिलेख। ठीक है, तो ये रायसेन से मिला है। ठीक है, तो सांची के मुख्य स्तूप के पास स्थित एक स्तंभ लेख, जिसमें अशोक ने बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों को संघ में फूट डालने के विरुद्ध कठोर चेतावनी दी है और उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाकर निष्कासित करने का आदेश दिया है। तो इसमें ये बताया गया है। तो यहाँ पर हमारे जो इम्पोर्टेंट अभिलेख थे, गुर्जरा, रूपनाथ, पान गुड़ारिया, सारो मारो, सांची का संघवेद अभिलेख क्या है, कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मौर्यकालीन वास्तुकला और स्तूप और कला है। ठीक है, इनके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सांची का महास्तूप, ग्रेट स्तूप ऑफ सांची, रायसेन। ठीक है, तो सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है, सांची के बौद्ध स्तूप का क्या है निर्माण कराया था, जो मूल रूप से ब्रिस्क मतलब जो ईंटों से निर्मित था। और 1818 ईस्वी में क्या हुआ था, जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी। ठीक है, तो ये भी आपको किसने खोज करी है, जनरल टेलर ने 1818 में। और 1989 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है इंक्लूड किया है। तो ये भी आपको क्या है याद रखना है। ठीक है, और उनके बाद क्या है, शुंग काल जब आया था, उसमें इसके चारों ओर और पत्थर की जो रेलिंग है और तोरण द्वार भी क्या है जोड़े गए हैं। ठीक है, लेकिन निर्माण क्या है, सम्राट अशोक ने करवाया था। अब कुछ और इसकी महत्वता देख लेते हैं। काकनाथ बोट या बोट श्री पर्वत भी क्या है कहा जाता था। यह भारत के सबसे सुरक्षित और उत्कृष्ट बौद्ध स्तूपों में से क्या है, एक है। यहाँ पर क्या है, बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे सारिपुत्र और महामोगलाइन, उनकी अस्थियां यहाँ पर रखी गई स्तूप क्रमांक 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये जो सांची का महास्तूप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं और हम लोग कुछ अन्य प्रमुख मौर्यकालीन या अशोककालीन स्तूप, जैसे भरहुत का स्तूप, इसका
भरहुत का स्तूप है। इसकी जो खोज थी वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में करी थी, तो ये भी आपको याद रखना है ना। सांची के स्तूप की किसने करी थी, तो जनरल टेलर ने करी थी। ठीक है, तो सांची टेलर के पास, मतलब ऐसे कोरिलेशन से पढ़ सकते हैं, याद रखना है इनके किसने कौन फाउंडर था। तो भरहुत का स्तूप जो कि सतना में है, इसका जो सर्वाधिक विकास है, जो तोरण द्वार वगैरह था, इसका निर्माण जो है वो शुंग काल में हुआ है, लेकिन जो इसका मूल आधार है, जो नींव रखी गई थी, वो सम्राट अशोक के द्वारा ही की गई थी, है ना। ये है। अब आते हैं देउर कोठार के स्तूप, जो कि कहाँ है, रीवा में है। यह विंध्य पर्वत श्रृंखला में मौर्यकालीन ईंटों से बने लगभग 40 बौद्ध स्तूपों के क्या है, अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ब्राह्मी लिपि के भी लेख मिले हैं। क्लियर। ये भी क्या है, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप था देउर कोठार। फिर कसरावद, ठीक है, के स्तूप, तो ये कहाँ है, खरगोन में। यहाँ इतवड़ी टेकरी के उत्खनन से 11 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप, बिहार और ब्राह्मी लिपि के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। भी इंपॉर्टेंट है। कसरावद कहाँ है, खरगोन। फिर आता है सतधारा सोनारी अंधेर, ये क्या है, रायसेन में। सांची के निकट स्थित ये भी अशोक कालीन क्या है, महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है। इसके अलावा और भी कुछ स्तूप हैं, जैसे कि तुमैन का स्तूप, ये कहाँ पर है, गुना में। ठीक है, गुना विदिशा ही बोला जाता है, विदिशा और मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है ये तुमैन का स्तूप, तो याद रखना है। यहाँ पर 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो तुमैन का स्तूप भी है। और इसके अलावा है उज्जैन का बौद्ध महास्तूप, तो जो सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी, इसको पहले ही पढ़े हैं, कुमार देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया था, जिसके अवशेष वैश्य टेकरी कानीपुरा नामक टीले के रूप में क्या है, विद्यमान है। तो आपको उज्जैन का बौद्ध महास्तूप भी याद रखना है। ठीक है, एक पान गुड़ारिया का स्तूप, तो पान गुड़ारिया जो किसी और से है, यहाँ से भी मौर्यकालीन प्रदक्षिणा पथ युक्त स्तूप क्या है, प्राप्त हुए हैं। तो मैंने और कुछ इंपॉर्टेंट स्तूप बता दिए हैं। ठीक है, और एक नोट दिया जो कि इंपॉर्टेंट है, वैश्य टेकरी उज्जैन, तो यह सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी महादेवी के लिए बनवाया गया था। एक विशाल बौद्ध विहार स्तूप था। यह मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन वास्तुकला का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, मौर्यकालीन समाज, अर्थव्यवस्था और नगर, है ना, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जो मौर्यकाल के दौरान जो मध्य प्रदेश का सामाजिक और आर्थिक जीवन जो था ना, वो बहुत ज़्यादा उन्नत था, क्योंकि ये जो क्षेत्र था ना, वो नॉर्थ से साउथ जाने वाले जो मुख्य व्यापारिक मार्ग पर क्या है, स्थित था। उज्जैन ये एक ना व्यापारिक केंद्र था। पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थे, से दक्षिण भारत जाने वाला ये मुख्य मार्ग जो था, दक्षिणापथी उज्जैनी और विदिशा से होकर गुजरता था। इससे जो ये नगरों का ना तीव्र कमर्शियल डेवलपमेंट हुआ था। तो उज्जैन भी क्या था, एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, इस वजह से था, ये रीज़न था। फिर मुद्रा व्यवस्था देखें, सिक्के मतलब, तो इस काल में व्यापार के लिए ना आहत सिक्कों का जो व्यापक प्रयोग होता था। तो ये भी आ सकता है कि मौर्यकालीन व्यवस्था की, मतलब मुद्रा व्यवस्था में किस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग होता था। अब आहत सिक्के क्या थे, तो ये ना मुख्यतः चांदी और तांबे के बने होते थे। ठीक है, जैसे एरन, सागर, विदिशा और उज्जैन से प्रचुर मात्रा में जो है मौर्यकालीन आहत सिक्के मिले हैं, जिन पर सूर्य, चंद्र, पेड़ और पहाड़ी चिन्ह क्या हैं, अंकित हैं। तो ये भी याद रखना है आपको। अब सामाजिक जीवन, धम्म का प्रभाव। ठीक है, धम्म का प्रभाव, तो जो अशोक की धम्म नीति थी ना, उसके कारण जो समाज में जो था अहिंसा, सहिष्णुता और बड़ों के प्रति आदर की भावना का क्या, इससे विकास हुआ। आपने पढ़ा होगा अशोक का धम्म, है ना, जो विदिशा, सांची और उज्जैन बौद्ध धर्म के महान अंतर्राष्ट्रीय क्या है, इस टाइम पे केंद्र बन गए थे। तो यहाँ पर हमारा मौर्य काल, मध्य प्रदेश के इतिहास में मौर्य साम्राज्य क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। ठीक है, एक बार आप इस क्लास को और देखिएगा, रिवीजन करिएगा, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इफ़ आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून।